नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल। आज हम चर्चा करेंगे नमक का दारोगा के प्रश्नोत्तर पर। विद्यार्थियों, इस चैप्टर पर चर्चा करने के पहले आपको मेरे पिछले वीडियो नमक का दारोगा कहानी पे जाना होगा और उसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको ये पाठ अच्छे समझ में आए। और आइए अब हम चर्चा करते हैं उसी पाठ के प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? विद्यार्थियों, जब आपने कहानी सुनी होगी तो उसमें नायक आपको ध्यान में आया होगा कि जो स्वयं एक दारोगा है, मुंशी बंसीधर। बस इस प्रश्न का एक ही जवाब है, मुंशी बंसीधर, जो कि खुद नमक का दारोगा है। उसका किरदार हमें बहुत प्रभावित करता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं? आलोपी दीन, इसका उत्तर है आलोपी दीन की बात चल रही है और उन्होंने बोला कि आलोपी दीन का कौन सा पक्ष या पहलू उभर कर आता है। तो विद्यार्थियों, सीधी सरल बात है, आलोपी दीन के दो पहलू हमारे बीच में उभर कर आते हैं। नंबर एक, अप्रशंसनीय। नंबर दो, प्रशंसनीय। तो नंबर एक, अप्रशंसनीय का मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता, अर्थात पहले वाले रोल में वो बेईमानी से व्यापार करता है, नमक की कालाबाजारी करता है रात के अंधेरे में। तो वो समाज के लिए, देश के लिए बिल्कुल कतई अच्छी बात नहीं है, बेईमानी वाला काम है। इसलिए वो हमें उसका जो पक्ष है ये पसंद नहीं आता। तो ये अप्रशंसनीय पक्ष कहलाएगा। दूसरा पक्ष है उसका प्रशंसनीय। ये पक्ष बेहद ही संजीदा और नेक है, क्योंकि जिस तरीके से एक जौहरी ही हीरे की कदर करता है, बस आलोपी दीन ने उसी दिन समझ लिया था कि दारोगा ईमानदार व्यक्ति है, तो क्यों ना मैं इसको भविष्य में ईमानदारी का फल दूंगा। तो यहाँ पर उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसको अपने पहले कारनामा पर पश्चाताप हुआ। उसके बाद उसने मुंशीधर जो दारोगा था उसके व्यक्तित्व पर ध्यान दिया और पश्चाताप करने के लिए उसको अपने यहाँ की जमीन जायदाद का मैनेजर नियुक्त करा। अगला प्रश्न है तीसरा, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज को किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला, वृद्ध मुंशी। दूसरा, वकील। तीसरा, शहर की भीड़। विद्यार्थियों, नमक का दारोगा कहानी में तीन महत्वपूर्ण किरदार हैं। नंबर एक, वृद्ध मुंशी। तो हम वृद्ध मुंशी पर चर्चा करेंगे। वृद्ध मुंशी का जो किरदार है वो समाज के लिए एक गलत संदेश देता है। वो अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, ऐसी नौकरी करना है जिसमें वेतन के अलावा ऊपरी कमाई हो। वेतन के अलावा ऊपरी कमाई इसलिए क्योंकि हम उस वेतन से हमारा मकान, जमीन जायदाद या भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बाहरी कमाई होना चाहिए, वेतन वैसा का वैसा रखा होना चाहिए। वेतन पूर्णिमा का चांद होता है जो समय आने पर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस तरह से वो अपने पुत्र से कहता है, जो कि उसका समाज के लिए गलत संदेश है। दूसरा व्यक्तित्व आता है वकील। वकील समाज में सच और झूठ को उजागर करके बेईमान को सजा दिलाने वाला किरदार होता है। लेकिन यहाँ पर वकील ने वही किरदार निभाया जो कि समाज में वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वकील ने गलत ढंग से आलोपी दीन को के पक्ष में निर्णय करा दिया और आलोपी दीन को न्याय के हितैषी बता दिया और उनको बाइज्जत बरी करवा दिया, जो कि ये वकील का यहाँ पर गलत किरदार है। तीसरा, हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला पॉइंट है भीड़। भीड़ क्षमा चाहूँगा, भीड़ से समाज को जो संदेश जाता है वो इस तरह का संदेश जाता है जो वर्तमान में हमें को देखने को मिलता है।
भीड़ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती है। रात को आलोपीदीन को गिरफ्तार किया। ये समाचार जब भीड़ को मिलता है तो भीड़ कहती, ओह, इतने बड़े व्यक्ति को किसने गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, उसको तो दंड मिलना चाहिए। इस तरीके से वो इस ढंग से भीड़ अपने कमेंट्स पे कमेंट्स देती जाती है। तो अर्थात भीड़ का कोई मजहब नहीं होता है, वो सच और बुरे का भेदभाव नहीं करते। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न में मुंशी, वृद्ध मुंशी, वकील और भीड़, 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान समाज में रहता है। लेकिन संदेश किस ढंग से जाता है वो मैंने आपको बताया। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी स्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इसको ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के जवाब हमें देना है। नंबर 1, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति मुंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी की है। अगला प्रश्न, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है? सीधा सरल, क्योंकि मासिक वेतन पूर्ण मासिक के चांद की तरह धीरे धीरे घटता जाता है और अंत में खत्म हो जाता है। तीसरा, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है? सरल बात है, कोई भी पुत्र या कोई भी समाज इस वक्तव्य से सहमत नहीं होगा, क्योंकि पिता गलत जानकारी या गलत तरीके से पैसा कमाने की अपने पुत्र को सलाह देते हैं, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है बच्चों, नमक का दारोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। यदि इस कहानी को आपने तरीके से पढ़ी होगी तो आप समझ चुके होंगे कि नमक का दारोगा एक शीर्षक प्रेमचंद जी ने दिया। यदि आप और हम या इसी कहानी को पढ़ते तो और क्या शीर्षक हो सकते थे? तो इसमें हो सकता था ईमानदारी का फल और दूसरा सत्य की जीत। आइए बच्चों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? यदि ये कहानी में लिखता तो 100% मैं कहानी का अंत इस प्रकार नहीं करता, क्योंकि जिस व्यक्ति को मुंशीधर दारोगा जी ने गिरफ्तार किया था अन्याय के मामले में, 40,000 में ठोकर मार दी थी। जब व्यक्ति 40,000 पे ठोकर मार सकता है तो उसी आलोपीदीन ने जब जायदाद का मैनेजर नियुक्त करने के लिए दिया तो वो करोड़ों की इस प्रॉपर्टी को भी ठोकर उनको मार देना चाहिए था। तो मैं इस कहानी का कुछ अंत इस प्रकार करता, अंत में आलोपीदीन की नौकरी स्वीकार नहीं करता। अगला प्रश्न, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता का मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर को नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर को क्या ऐसा करना चाहिए था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कतई वंशीधर को यह नहीं करना चाहिए था, और मैं भी होता तो इस तरह की बेईमानी से कमाई हुई प्रॉपर्टी को ठोकर मार देता। अगला प्रश्न, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा? वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं, और क्यों? वर्तमान बच्चों, इस प्रश्न का जवाब यह है कि वर्तमान समाज में जितनी भी लगभग ऐसी नौकरियां जिनके नाम में निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर लगा हुआ है, जैसे टीआई, तहसीलदार, इनकम टैक्स ऑफिसर, किसी भी प्रकार का सुपरवाइजर, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, पटवारी, ये ऐसे पद हैं। और जो बाबू जिसको हम
क्लर्क बोलते हैं, ये ऐसे पद हैं जिनमें ऊपरी कमाई मलाईदार होती है। तो हर व्यक्ति इन पदों की ओर आकर्षित होता है और लेखक ने वहाँ पर दारोगा, नमक का दारोगा पद दिया है। इसी तरह का पद वर्तमान में यहाँ पर ये प्रासंगिक नहीं कहे जा सकते। पद तो प्रासंगिक है, लेकिन उस पर बैठने वाला व्यक्ति की नीयत यदि साफ हो तो ये पद की गरिमा का हम ध्यान रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पूरा समाज साफ सुथरा रखना है। सारे पद बेकार नहीं होते हैं, व्यक्ति बेकार होता है। यदि 10% व्यक्ति इसमें सही है तो समाज सही, और यदि गलत है तो देश का विकास रुक जाता है। इसलिए मैं यह नहीं कहूँगा कि सभी लोग खराब होते हैं, अच्छे भी हैं जिनके कारण आज सच्चाई जीवित है। अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपको भ्रम को पुष्ट किया। प्रश्न को समझिए, ऐसा कोई सा आपके जीवन में उदाहरण है जिसने आपके तर्क को, आपके भ्रम को पुष्ट किया? तो ऐसा एक उदाहरण ये है कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में हमेशा राय बना लेता था कि ये व्यक्ति गलत है, खराब है, लेकिन जब मैंने उसके बारे में जानना चाहा तो पता चला कि ये कहीं ना कहीं समाज से त्रस्त था, कहीं ना कहीं प्रताड़ित था, इसलिए इसका स्वभाव ऐसा हो गया है। तो हमें हर किसी को देख के या 2 मिनट बात करके उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, इसलिए उसके बारे में सोचना चाहिए आखिर वो क्यों है, कैसा है। तो इस तरह से हमारे जीवन में कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी के 2-3 प्रश्न और हैं। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह वक्तव्य एक विशिष्ट संदर्भ में कहा गया था। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए का जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। ये प्रश्न का वो भाग है जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। यह अपने को निजी अनुभव के आधार पर बताना है। तो हमें जब हमारी शिक्षा पर संदेह होने लगता है कि ये सब जाया गया, ये ऐसा तब होता है जब कोई बेईमान व्यक्ति अथाह संपत्ति वाला हो और चमचमाती गाड़ी में घूमता हो और उसको लगता है, उसको समाज सम्मान की दृष्टि से देखता है, तो हमें लगता है कि यार पढ़ाई लिखाई से तो ये ठीक है, तब ऐसा एहसास होता है। दूसरा प्रश्न दिया है, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। कई ऐसे अवसर आते हैं जब वास्तव में हमें लगता है पढ़ना लिखना सार्थक है, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के कोई सी चीज़ नहीं है। पढ़ना लिखना बहुत बड़ी बात है, इससे समाज में ओहदा मिलता है और नई नई जानकारियों को हम पढ़ लिख के ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा है ग, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? साक्षरता या शिक्षा? क्या आप दोनों को समान मानते हैं? नहीं, दोनों समान नहीं है। यहाँ पढ़ना लिखना से आशय साक्षर से है और शिक्षा वृद्ध रूप होता है। यह शिक्षा तो एक सागर के समान है, तो हम दोनों को समान नहीं मान सकते। अगला प्रश्न है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की वास्तविक स्थितियां को कैसे प्रकट करता है? इसका जवाब है कि समाज में एक यह संदेश जेहन में सबके बैठा हुआ है कि लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी होती है, उनको फटाफट घर बसवाना है, उनकी शादी करना है, पैसा बहुत खर्च होता है। ये कटु सत्य है। इसको लेखक ने अपने वक्तव्य में बड़े ही प्रासंगिक ढंग से कहा भी है, लेकिन हमें इस कुरीति को अपने मानसिकता से निकालना होगा। अंत में अब आखिरी प्रश्न है इसका, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आएगा? इस प्रश्न में लोगों का नजरिया यह है कि जिसके पास धन होता है वो सम्माननीय होता है और उसके प्रति सहानुभूति भी रहती है, वो तो सब कुछ कर सकता है, वो क्यों कानून के पंजे में आने लगा। तो ये इस तरह की सोच समाज की गलत है, जबकि ये होना चाहिए कि नेक ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति को ईमानदारी से धन कमाना चाहिए, और एक नेक ईमानदार व्यक्ति की बदौलत ऐसे बेईमान व्यक्ति अंदर था। अब यहाँ पर हमारे आज प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। इस वीडियो में आज इतना ही।
धन्यवाद।